हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में बोलते हैं, अगर वो आ रहा है सिलेबस में है तो वहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है। मतलब मैं मानी लॉन्ग क्वेश्चन तो आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर वहाँ नहीं आया तो शॉर्ट में तो आना ही आना है 6 नंबर में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे और आज की क्लास से पक्का एक क्वेश्चन निकाल कर ले जाएंगे। समझ लेंगे पहले, है ना, और फिर हम आराम से बोलेंगे, हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत कुछ समझाने वाला है और थोड़ा सा रटने वाला भी। कुछ दवाइयों के नाम वगैरह होते हैं, इनिबिटर्स होते हैं, उनसे हमें याद करना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, और वो सोल्यूशन भी नहीं है और बहुत पूछा भी जाता है। तो पहले मैं समझाता हूँ चीज़ों को, और जहाँ हल्का सा याद करने वाला होगा तो हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप से हम याद भी कर लेंगे, बिकॉज पेपर में भी तो आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स बनाते हैं यार। ऑक्सीडेशन क्या होता है पता है हमको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन माने क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ के आ रहे हैं सब। आप बोलोगे हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन की, हाइड्रोजन को रिमूवल, अरे वो सब भी होता है, बट एकदम जो लेटेस्ट है वो क्या है, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और कोई गेन कर रहा है रिडक्शन हो गया। आई होप पता है आप लोगों को। रिडॉक्स कपल क्या होता है कि मान लो ये दो चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। कपल मतलब क्या होता है, सिंगल कपल, ये पता ही होगा है ना। तो यहाँ पे एक कैसा है, एक के पास एक आपको ऑक्सीडाइज्ड है और एक आपका रिड्यूस फॉर्म में है। देख रहे हो, इसके पास हाइड्रोजन आ गया, रिड्यूस हो गया, है ना। ऐसे ये भी ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस है, ये ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस है। मतलब क्या हो कि वो कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑक्सीडाइज्ड भी हो सके और वो रिड्यूस भी हो सके, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, तो उससे हम बोले रिडॉक्स कपल, है ना। चलो अब ये बहुत काम आएगा। अब एक क्या होता है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल, इसे बोलते हैं एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन या फिर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कैसे मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, एक ए है, एक बी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इसके पास। अब मैंने बोला बी का रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है कि इसका मतलब इसमें गेन करने की इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी ज़्यादा है ना। तो ये इसके पास चला आया, समझ में आ रहा है क्या। तो जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा मतलब कि एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी कम, है ना, तो उससे क्या बोलूँगा मैं, रिडॉक्स पोटेंशियल। अब मैंने बोला आपसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से ए से बी के पास जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए का क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, बी का ज़्यादा है। क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास जा रहा है, इसका मतलब बी के पास क्या है, बी का रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा एबिलिटी है एज कंपेयर टू ए गेन करने की इलेक्ट्रॉन। आप देखोगे यार कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4, या फिर कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज वो सब अरेंज हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। अभी बात करेंगे। और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वो कैसी रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी बनेगी, मतलब कि हीट एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल भी करेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सुना तो होगा हमने अपनी नीट की तैयारी में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। चलो देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये कुछ नहीं है, रिडॉक्स कपल्स होंगे जो अरेंज हैं इन अ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैंने बोला कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इस सीरीज में लगे, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका होगा, इसका। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, कभी उल्टा नहीं जाएगा, बिकॉज इनका रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब समझते हैं। थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा बट इसको इग्नोर करना, बिकॉज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, अंदर मैट्रिक्स है ना, और ये क्या है, बीच में स्पेस है ना, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया ये। तो जो आपको जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो कहाँ पर हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं। अभी इसको जूम करके पढ़ाऊंगा, बट अभी देखो कहाँ पर है, लोकेशन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, उसकी इनर मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड है, उसमें धसे हुए हैं। ठीक है, चलो देखो, मैंने बोला ये कौन सी मेम्ब्रेन है, मैंने बोला ये वाली जो मोटी सी मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये क्या है आपकी, ये आउटर मेम्ब्रेन है। मान लिया ये आउटर मेम्ब्रेन है, इससे तो मतलब ही नहीं है हमें, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है,
और जो आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये क्या है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। आप बोलोगे इतना मोटा कर दिखाया, बिकॉज मुझे समझाना है यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ बना के दिखाऊंगा, समझदार हो यार आप, है ना, ठीक है। और ये क्या है, अंदर मैट्रिक्स है, अंदर मैट्रिक्स है। और ये क्या है बीच में, ये बीच में स्पेस है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अब हम समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाऊंगा, कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा 1 2 3 4, वो कहाँ पर हैं, वो इनर मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं। मतलब जो मैं बनाऊंगा, एक ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये सब क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, आगे समझते हैं। तो मेन दिक्कत क्या आती है, पहले इनका नाम समझेंगे कि यार नाम क्यों ऐसा पड़ रहा है। मेन दिक्कत क्या है, नाम याद करने में दिक्कत नहीं कि इसका नाम ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। चलो समझते हैं। तो पहला डिस्कशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो ये बना रहा हूँ मैं मैं चाहता तो बना के ले आता, समझा देता, बट अगेन मैं बनाऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, हाँ इसके बाद ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कहाँ लिखूँ बताओ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 है ये, ठीक है। चलो इसमें काम क्या होता है, पहले देखो क्या होता है ना, हर इंसान अपने काम से जाना जाता है, तो पहले हम काम समझेंगे, फिर इसका नाम अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला कि हमारे एक्चुअली क्या होता है, हम ईटीसी पढ़ क्यों ना है, ईटीसी में ना हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी वगैरह बनेगी। जो मैंने पढ़ा था पूरा कि NADH बन रहा है, बहुत जगह देखा था ना यार, क्रेब्स साइकिल में देखा था, है ना, ग्लाइकोलिसिस में देखा था, NADH बन रहा था ना, लिंक रिएक्शन में बन रहा था, FADH भी देखा था, कहीं ना कहीं बन रहा था, ये भी देखा था। तो इसका मतलब क्या है, इससे मुझको ATP बनानी है, ATP बनानी है, तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करनी पड़ती है, ठीक है। चलो मेरी बात समझो। तो हुआ क्या है यहाँ पे, NADH आया, है ना, जो डिफरेंट क्रैब साइकिल वगैरह वगैरह से जगह से बन रहा था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, है ना, इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दे दिए और वापस अपना ये बन गया, NAD+ बन गया, ठीक है, ये बन गया, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेरी बात समझना, ठीक है, मेरी बात समझना, ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया, और कॉम्प्लेक्स 1 ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एक आपका होता है कोएंजाइम Q या फिर यूबिक्विनोन, है ना, देखेंगे मैं Q लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको दे दिया, कोएंजाइम Q को दे दिया, ठीक है, Q को दे दिया। अब मैं अगर इसका नाम पूछूं, आप सोचना, आपको बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे NADH ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप बोलोगे NADH ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, यस, ठीक है। और जो कोएंजाइम Q था, यूबिक्विनोन जिसे बोलते हैं, इसका क्या हुआ, आप क्या बोलोगे बताओ, इसका क्या हुआ। आप बोलोगे अच्छा इसका हुआ, सोचो, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका नाम क्या पड़ गया, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या पड़ गया, NADH। एक सेकंड, कुछ दरवाजे पे आया है, 1 मिनट रुकना, ठीक है यार, कोई दरवाजे पे आ गया था, पता नहीं मैं कहाँ पे था। हाँ चलो वापस से आते हैं। तो इसका नाम कैसे रखेंगे हम, ये आपका NADH था, NADH हुआ, फिर क्या हुआ कोएंजाइम Q, ठीक है, क्योंकि NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने लिए, तो लिखूंगा मैं NADH कोएंजाइम Q। पहले क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडो रिडक्टेज, कितना अच्छा नाम हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ किसका, NADH का, रिडक्शन किसका हुआ, कोएंजाइम Q का। वाओ, नाम याद हो गया हमको, वाओ, काम से हमें नाम समझ लिया, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो इसको ना थोड़ा स्मॉल करता हूँ। देखो यार, ये वीडियो हल्की सी भी लंबी हो सकती है, बिकॉज मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, बट कोई बिल्कुल वर्थ इट होगी, ठीक है, आप अपना टाइम खराब नहीं करोगे। अब मैंने बोला एक कॉम्प्लेक्स है नंबर, यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, यहाँ लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी बताओ, क्रैब्स साइकिल में एक स्टेप होता है, जिसमें आपका सक्सिनेट से क्या बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है ना। वो स्टेप एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बगल में हो रहा होता है, मतलब अटैच होके हो रहा होता है। मैंने वहाँ बताया होगा, ठीक, जहाँ मैंने क्रैब साइकिल पढ़ाई थी। और वहाँ पे क्या बनता है आपका, FADH2 बनता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं किसके पास गया, फिर कोएंजाइम Q के पास गया। अब इसका सोचो, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ, यहाँ पे सक्सिनेट ने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, और कोएंजाइम Q ने लिया है,
तो नाम बताओ क्या होगा, बताओ नाम क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। नाम मैं सोचता हूँ, फिर आप सोचना। सक्सीनेट, सक्सीनेट कोएंजाइम क्यू, या फिर क्यू लिख देता हूँ, क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। वाओ क्या नाम है। क्योंकि सक्सीनेट ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन, पहले नाम आ गया। फिर क्या हुआ, क्यू का क्या हुआ, रिडक्शन, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। और फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, एक चीज़ नोटिस करना, हर चीज़ का मतलब है यहाँ पे। नोटिस क्या कर रहे हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ना, वो यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखेंगे, अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा। देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आ रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में क्या होगा, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। होगा क्या यहाँ पे, कोएंजाइम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कोएंजाइम क्यू पे आ गए, मोबाइल कैरियर पे आ गए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। यहाँ लिख देता हूँ आराम से, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, और इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, अब वो चले गए कोएंजाइम, क्या बोल सकते हैं, आपका साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी के पास। चलो नाम बता दो यार, ये बहुत आसान है, आप खुद गैस करो, मैंने पढ़ाया नहीं, बट आप खुद गैस करो क्या हो सकता है। इस बार किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, आप बोलोगे इस बेचारे का क्या हुआ, बिकॉज लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या करा, इसने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो नाम क्या होगा, क्यू कॉमा, सॉरी है ना, क्यू साइटोक्रोम सी क्या, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। वाओ, पता नहीं क्यों आवाज़ हो रही है ऊपर नीचे, बट ठीक है ना, शोर आ रहा है, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है, बट हमें अपने काम पे ध्यान देना है। हाँ एक सेकेंड, अरे यार ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वीडियो लंबी हो सकती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हमें पढ़ना ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम हो, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम पता चल गया हमको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्या करेगा, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अल्टीमेटली किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, और ऑक्सीजन पानी बन जाएगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो हम सांस लेते हैं, भाई बहुत जरूरी है, भाई बहुत जरूरी है ऑक्सीजन, उसका एकदम लास्ट में काम आया है। कहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, साइटोक्रोम सी ने क्या करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नाम है इसका, बस है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला नहीं आता है। तो यार चारों कॉम्प्लेक्स के हमने नाम बनाने सीख लिए, समझना सीख लिया। आई होप आपको समझ में आपको आ रहा है। अभी इसमें बातें और ऐड करूंगा, बट ये फाउंडेशन है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब जो मैं बोल रहा था बार बार कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया कॉम्प्लेक्स 1 से, फिर इसमें चला गया, बीच रास्ते में कुछ कंपोनेंट्स भी आते हैं। क्या बोल रहा हूँ, हर कॉम्प्लेक्स से कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी आते हैं। 1 के कंपोनेंट्स लिखूंगा, 2 के लिखूंगा, 3 के लिखूंगा, 4 के लिखूंगा, है ना। आप लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कुछ समझाओगे ना तरीके से, तो वो समझा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं आप देख रहे हो, कौन कौन सा है कंपोनेंट्स में। यहाँ पे पहले FMN आएगा और FES आएगा, है ना, FES आएगा। पता है ये कहाँ हेल्प करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँगा, है ना, अब अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये आपने FMN कहाँ पढ़ा है, आप बोलोगे ये विटामिन B2 है, तो अब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा आपको विटामिन B2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में होता है। आप बोलोगे कहाँ होता है, भाई पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। FES अब आप आयरन में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स 1 में होता है, तो FEMN FAS ऐसे है, FMN ने पहले इलेक्ट्रॉन लिया, फिर FES ने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर यहाँ बीच रास्ते में बहुत लोग पढ़ेंगे, बट हमें स्टार्टिंग और एंड से इसका नाम देना सीख गए। बीच रास्ते में जो पढ़ेंगे हम जरा नाम लिख लेते हैं जल्दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या पड़ेगा, आपका जो Q है ये कैसा है, आपका यूबिक्विनोन। क्या है गाइज, ये मोबाइल कैरियर, पता नहीं यार इतना शोर क्यों हो रहा है, बट ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक आपका दिख रहा है आपको क्या कंपोनेंट है, FAD और FADH2, है ना, FADH2 आ रहा है, और FES, है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, ठीक है। और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में क्या है, साइटोक्रोम B भी होता है, साइटोक्रोम C1 भी होता है, और FES। लेकिन ये वाला FES कॉम्प्लेक्स का नाम एक और बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिस्की, है ना, रिस्की FES, ठीक है। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या है, आपका हीम होता है इसमें A,A3, और आपको कॉपर भी मिलता है, कॉपर A कॉपर B, ठीक है। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, सिंपल पेपर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जामिनर आएगा, ये देखेगा आपका कॉन्सेप्ट, और ये भी ठीक है ना यार, 2 बार लिखोगे तो हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, मैंने बोला था कि ये कहाँ से कहाँ जाएगा, लोअर से हायर ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन 1 से किसके पास गया, इलेक्ट्रॉन Q के पास गया और 3 के पास गया, 2 से Q के पास गया, 3 के पास गया। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो NaDH वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, सोचो। 1 में गया, ठीक है, फिर वो 3 में गया, फिर वो 4 में गया। NaDH वाले इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या वो कभी भी 2 में गए? नहीं। और जो 2 वाले FADH2 वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कभी 1 में गए? नहीं। इसको आगे और नोटिस करेंगे। बट मेरी बात समझो, समझाना जो मुझे था यहाँ पे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कि जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हीट निकल रही है। इस हीट से क्या करते हैं, जो इस साइड आपकी मैट्रिक्स थी उससे कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना, उससे हाइड्रोजन पंप कर लेते हैं, हाइड्रोजन पंप कर लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन पंप कर लिया। ठीक है, समझ में हमको आ रहा है क्या? तो हुआ क्या, मेरी बात समझना। आप बोलोगे हाइड्रोजन क्यों पंप हुए? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम पंप में इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ से भी हमने हाइड्रोजन पंप कर लिए, यहाँ से हमने हाइड्रोजन पंप कर लिए, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं क्या कॉम्प्लेक्स 2 कोई हाइड्रोजन पंप कर पाएगा, आप बोलोगे नहीं, बिकॉज वो उस साइड है ही नहीं, वो इस साइड है। देख रहे हो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे, अभी क्या है, जो आपको जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस था, बीच में 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस था, वहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। चलो, इसीलिए, है ना, क्या हुआ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कितना पंप करेगा, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि NAD से NADH आए तो वो एक NADH कितने हाइड्रोजन पंप कराएगा, चलो सोचो। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया 4, ठीक है, लिख लो 4, फिर इलेक्ट्रॉन 3 के पास गया, 3 ने भी 4 करे, फिर वो 4 के पास गया, उसने 2 करे, कितने, 10। तो NADH तो 10 हाइड्रोजन पंप कराएगा, ठीक है। FADH में देखो, वो पहले 2 के पास गया, 2 वाले ने कुछ पंप कराया नहीं, वो कोई पंप नहीं करता। फिर 3 ने किसने कम था, 4, और 4 वाले ने 2, तो 6 हाइड्रोजन पंप कराए FADH2 ने। समझ को आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि FADH2 कम पंप करा पा रहा है, तो इसलिए हम देखेंगे भी कि वो कम एनर्जी बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बढ़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन बढ़ गया। अब हाइड्रोजन को ना, अब हाई इस साइड है, हाइड्रोजन इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, बट ये रास्ता जो है ऑलमोस्ट अब हम देखेंगे, फिजियोलॉजिकल अनकपलर देखेंगे, वहाँ मैं समझाऊंगा। बट अभी समझो, इस हाइड्रोजन को निकलने का रास्ता ये बंद है, यहाँ से वो नहीं निकल सकता, इस क्रॉस रास्ता निकलना है तो एक और कॉम्प्लेक्स के पास जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ये ही रास्ता है, हाइड्रोजन को निकलना है ना भैया, ये रास्ता है, निकलो यहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। उसके होते हैं 2 पार्ट, इसे बोलते हैं F0 पार्ट, F1 पार्ट, है ना, F0 पार्ट, F1 पार्ट। तो ये रास्ता है, ठीक है। जो F1 पार्ट है उसमें आपका गामा यूनिट है, जो थोड़ी सी मोबाइल मूवमेंट करती है, और आपकी 3 अल्फा होती है, 3 बीटा होती हैं, एक गामा, 3 अल्फा, 3 बीटा, ठीक है, ये आपकी मूव करती है। चलो देखेंगे। तो होता क्या है, जब आपका हाइड्रोजन यहाँ से इस तरफ आना चाहेगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, वो जैसे ही आएगा तो आपका गामा जो है वो थोड़ा सा क्या करेगा, वो मूव करेगा, वो मोबाइल होगा, रोटेशन देगा। उस रोटेशन की, चलो समझाता हूँ, पहले समझो। मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू रिलीज फ्री एनर्जी, जो आपके हाइड्रोजन पंप करती है। मैंने बताया तो, हाइड्रोजन देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एनर्जी निकली, और उससे मैंने हाइड्रोजन को पंप कर लिया इस तरफ, और उससे क्या हुआ, नाउ हाइड्रोजन मूव टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हाइड्रोजन कहाँ आ गया, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना चाहेगा थ्रू F0 सब यूनिट, F0 के थ्रू आएगा, जिस वजह से क्या होगा, जो गामा यूनिट है, जो मोबाइल होती है, वो रोटेट कर जाएगी, और जिस वजह से जो बीटा यूनिट है, जहाँ पे एक्चुअली में ATP बनेगी, उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कैसे चेंजेस, पहले वो एल फॉर्म, बाइंडिंग ऑफ ADP एंड फॉस्फेट, फिर वो T फॉर्म, सिंथेसिस ऑफ ATP, फिर रिलीज ऑफ ATP, मतलब कुछ कन्फर्मेशन चेंज आएंगे बीटा साइड में,
मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि एटीपी बन जाएगी। अरे अरे अरे, कहने वाली बात इतनी सी है, एटीपी बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी, ठीक है। और हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व क्या करा कि NADH कितने पंप करता था, यहाँ पे करी थी कैलकुलेशन 10 हाइड्रोजन, और कितनी एटीपी बनी, 2.5 एटीपी बनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक एटीपी, चलो देखो सिंपल कैलकुलेशन, 2.5 एटीपी बनने के लिए मेरे को चाहिए 10 हाइड्रोजन, तो एक एटीपी बनने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2.5, करो करो, है ना, तो कितना बचा, कहीं ना कहीं 4, है ना, कहीं ना कहीं 4। तो मतलब कि एक एटीपी बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। चलो तो ये समझ को आ रहा है। तो मतलब कि ठीक है, इसे पीओ रेशो बोलते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैंने क्या बोला, इनहिबिटर ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इसको मैं और कलर कर दूंगा, वो बात ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को कौन इनहिबिट करता है, कौन रोकता है, कौन कौन सी चीज़ें, वो हमें याद करनी ही पड़ती है। और अब बोलोगे इंपॉर्टेंट है क्या, मैं बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर कर ही नहीं सकते। इग्नोर करना होता शायद मैं ना बताता, बट ये आना ही आना है। शायद ये आपसे इतना ना पूछें, ये सब कुछ ठीक है पहले पढ़ा होना चाहिए था, बट ये तो आना चाहिए। तो ये आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, दिखा रहा है आपको, मैं भी जस्ट बोलूँगा ही, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 2 कौन रोकेगा, कॉम्प्लेक्स 5 में F0 को कौन रोकेगा, कौन सी क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं यार, एंटीबायोटिक्स, है ना, ओलिगोमाइसिन, इसे कौन रोक रहा है ना, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये नाम याद करो बाय हार्ट, पेपर है सुबह सुबह पढ़ के जाओ, है ना, हल्का सा देख के जाओ, ठीक है, पक्का आएगा ये। चलो अब आते हैं अनकपलर्स। अनकपलर्स और इनहिबिटर में फ़र्क क्या है, मेरी बात समझना। इनहिबिटर तो पूरा रोक देते हैं, ठीक है, जो अनकपलर है ना, वो भी आपकी एटीपी नहीं बनाते हैं। मतलब करते क्या है, मेरी बात समझना। अगर मैं पूछूं आपसे, हाइड्रोजन का इस तरफ आना, इस तरफ आना, केवल एक ही रास्ता था कि F0 से आएगा, F0 से आएगा। बट अनकपलर्स क्या करते हैं कि जो ये वाली है ना, ये मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है, इसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी आ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है। तो बताओ इस रास्ते से एटीपी बनेगी क्या? आप बोलोगे नहीं बनेगी, लेकिन हीट बन जाएगी, है ना। एनर्जी तो नहीं, एटीपी वगैरह तो नहीं बनेगी, बट हीट बन जाएगी। और उस हीट से मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो पैसा खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन तो खत्म हो रही है, बट एटीपी नहीं बन रही है। मतलब हो क्या रहा है, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिस वजह से हाइड्रोजन F0 में जाना चाहिए था, वहाँ से पंप हो, वहाँ से निकलना चाहिए, जैसे कि एटीपी बनती थी, वहाँ से ना निकल के वो मेम्ब्रेन को सीधे क्रॉस कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते हो गए। अब इसके ना फ़ायदे भी होते हैं। क्यों फ़ायदे होते हैं कि मान लो है ना कि हमारी बॉडी में हमें बिना सीवर करे, बिना ऐसे कपकपाए हीट को जनरेट करना है, हीट को जनरेट करना है ना, हीट को जनरेट करना है। जैसे कि है ना, यहाँ पे थर्मोजेनिन, जो जिनके पास कहीं ना कहीं होता है ना, जिनमें फर वो नहीं होते हैं, एनिमल होते हैं जिनमें वो नहीं होते, बाल वगैरह नहीं होते, तो वो कैसे हीट को जनरेट कर पाते हैं, तो वो यही सब कुछ, थर्मोजेनिन हो गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो गया, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये सब नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल अनकपलर हैं कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिस वजह से एटीपी ना बन के हीट बनती है। तो बॉडी में हीट बनना भी जरूरी है ना यार, एटीपी बनाते रहो तो हीट बनना भी जरूर फिजियोलॉजिकल है। बट हम केमिकल के फॉर्म में ये चीज़ इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, बाय एस्पिरिन अगर हाई डोज में है ना, 2,4 DNP डाइनाइट्रोफिनॉल, 2 DNCT के डाइनाइट्रोक्रिसॉल, कैल्शियम डाइक्रोमोल। तो ये कुछ दवाइयाँ भी है केमिकल, है ना, ये तो होता है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए ना बॉडी के अंदर, हीट वीट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। बट कहीं ना कहीं आपका जो ये चीज़ है केमिकल वाला आपको नाम, तो अनकपलर सिंपल सी बात है यार कि वो परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे हाइड्रोजन इस तरफ आ जाते हैं, ठीक, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप समझोगे नहीं तो अटकोगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये कुछ था जो मैंने आपको समझाया। आई थिंक कुछ एक दो बातें रह तो नहीं गई है, ठीक, कुछ भी, ठीक है। तो यही था आपका मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर एक आता है हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, ATP वगैरह, जिनकी है ना कुछ होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है ना, 7 क्या होता है वो, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है, मतलब वो यूनिट होती है एनर्जी की वो, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, उससे सिंपल सी बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगेन जितना मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, पक्का पढ़ के जाना, किलो कैलोरी होता है, ठीक है ना, तो वो 7 से ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका वो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स बोलते हैं, आई थिंक, है ना, उसमें आता है वो कैटेगरी में, ठीक है। तो इतना पढ़ के जाना, 25 मिनट के आसपास की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो
तो प्लीज़ वो पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा। मैं सच बता, मज़ा आ जाएगा, आपको क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, मज़ा आया पढ़ा के। ठीक है, आई होप आपको भी आया होगा। चलिए, थैंक यू, बाय।